नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आज हमारा तीसरा लेसन है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने 2 लेसन पढ़ा चुका हूं। पहला लेसन था हिंदी का विकास, दूसरा लेसन था वर्णमाला जो कि हर टॉपिक में दिया रहता है। उसके बाद आज हमारा तीसरा लेसन है और तीसरा लेसन का आज हम उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन जो है उपसर्ग और प्रत्यय से होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से हम 2 पार्ट में देखेंगे, 40 प्रश्न एक पार्ट में और 40 प्रश्न जो है एक पार्ट में। और क्वेश्चन थे लेकिन वो साफ साफ दिख नहीं रहा था तो PDF बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए हम सिर्फ 80 क्वेश्चन ही देखेंगे और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, वो किसी ना किसी एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन हम उपसर्ग और प्रत्यय से देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बहुत से लोग जो है कि हिंदी का ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये लोग सोचते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन ये भ्रम अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिएगा। चाहे बिहार हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर हिंदी उसमें दिया गया है तो उन सभी के लिए आपके ये महत्वपूर्ण है। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन कराते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि ये इस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो टॉपिक तो वही है ना। क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में बन सकता है, लेकिन इससे ये आइडिया मिल सकता है कि उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तब उसके हिसाब से आप उसकी तैयारी करते होंगे। अगर आप वर्णमाला या हिंदी के विकास वाले टॉपिक वाले वीडियो हमारे देखे होंगे तो आपको आइडिया लगा होगा कि आप कितने प्रश्न उसमें सही कर रहे हैं और कितने प्रश्न उस टॉपिक से रिलेटेड आपको आते हैं। तो यही चीज़ है, बाकी लोग वीडियो देखते नहीं, उन लोगों को यही लगता है कि टाइपिंग कर कर अगर वो क्वेश्चन को सर लाते तो कितना अच्छा रहता। भाई, क्वेश्चन बिना टाइपिंग का सबसे चीज़ आसानी होता है, क्योंकि टाइपिंग में वही क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो सरल होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइपिंग में वही क्वेश्चन और एग्जाम में वो क्वेश्चन कम है, सभी को आते होते हैं। ये चीज़ें समझिए, वो क्वेश्चन सभी को आते होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके लिए चुनौती रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे, जो आपको चुनौती देते हैं और वही जो रिजल्ट में भी परिवर्तन करने का कार्य करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कि हमारे वीडियो में मिल रहा है। हमारे टॉपिक के वीडियो में मैं वो ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट कर लाते हूँ जो कि आपको चुनौती दे सकता है, हमें चुनौती दे सकता है। तब जाकर अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन तो कोई बात नहीं यार, फिर से उस टॉपिक को पढ़ो ना, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को देखो। न कि आपको सरल क्वेश्चन, आप ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चन मिले जो हमको आता हो, अगर आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे तो उसको तो सभी कर लेंगे, तो फिर रिजल्ट में सिलेक्शन किसका होगा? जो क्वेश्चन अलग होंगे, अलग टॉपिक के होंगे, अलग ही हार्ड लेवल के होंगे, और वो क्वेश्चन जो है आपके रिजल्ट में कामयाबी दिखाएंगे। तो ये चीज़ें होती है और ये चीज़ें हमारे क्वेश्चन के वीडियो में देखने को मिलता है। बाकी चीज़ें आपकी इच्छा, आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं जितना भी हिंदी के टॉपिक की वीडियो बनाया हूँ उन सभी में ये सबसे महत्वपूर्ण सीरीज जो है हिंदी की चल रही है। और एक चीज़ की बिहार शिक्षक भर्ती में ये रिजल्ट है कि हिंदी और इंग्लिश का जो फर्स्ट पेपर है उसका मेरिट नहीं जुटेगा, यह सबको पता है। लेकिन आपको पासिंग मार्क्स को लाना है ना, आपको इंग्लिश नहीं आता है तो हिंदी में ही तो आप 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन में आपको रिजल्ट आना पड़ेगा 30 नंबर, तभी तो आप पासिंग मार्क होंगे, तभी तो आप सिलेक्ट में अगले पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य रहेंगे। नहीं तो फिर आप बाहर ही हो जाएंगे पहले एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं। वो तो लाते हैं ना, स्टैटिक जीके की वीडियो आएगी, ऐसी नहीं है वीडियो स्टैटिक जीके की आएगी, लेकिन हिंदी तो पहले कर लें, अभी एग्जाम 1.5 महीने के बाद है। तो आप इस वीडियो को देखिए, बाकी चीज़ें आप हिंदी की इस वीडियो को देखिए, बाकी बाद में बचा समय, कितना समय लेता हूँ 20 मिनट 25 मिनट, यही समय मेरी वीडियो की रहती है। और कम समय में मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ और ज़्यादा इस पर बात करूँगा कि वीडियो भी ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। 4 मिनट जो है इस पर बात हो गया, अब हम प्रश्न पर सीधे चलते हैं। कुछ प्रश्न जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय से ऐसे प्रश्न बनते हैं तो कुछ सरल होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी हैं जो आपको चुनौती देने के कार्य करेंगे। आपको पता नहीं होगा कि उस ऑप्शन में आप सस्पिशन हो जाएंगे कि किस ऑप्शन के साथ जाएगा, नहीं तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर। बाकी आपकी इच्छा, आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में वही रहता है कि वैसे प्रश्न आपके सामने लाओ जो आपको चुनौती दे सकते हैं, और वही क्वेश्चन
आपके रिजल्ट में भी कामयाबी दिलाने में कार्य करेंगे। तो चलिए, आज हमारा उपसर्ग और प्रत्यय से पहला पार्ट है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से हैं, तो टॉपिक आपके सिलेबस में हिंदी में दिया रहता है, कॉमन सी चीज़ है, तो उसी के टॉपिक से दिया गया है। देखिए, यूपी पीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो वो हमारा उपसर्ग पूछा है ना, तो प्र उपसर्ग हो जाएगा, ए वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा पहला का। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। प्रश्न नंबर दूसरा है कि प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें भी जो है प्र ही उपसर्ग होगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए यूपी पीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न, प्रयोग में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है, तो प्र प्रत्यय है, बी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरा का। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा है कि मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। यहाँ पर प्रत्यय पूछा है, तो कौन सा प्रत्यय, तो मूर्ख प्लस ता, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, ता प्रत्यय है। लेकिन ये प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, वत्सल्य में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। चलिए, इसमें प्रत्यय कौन सा बताना है। अब जब भी आप प्रत्यय और उपसर्ग साटिएगा तो उसमें शब्द ढूंढिएगा, आपको उस वाक्य में, मतलब वो शब्द है तो उस शब्द में कौन सा पद है। मतलब एक होता है शब्द और एक होता है पद, दो पद होते हैं, क्योंकि दो पदों के योग से ही शब्द का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। तो उस पद को ढूंढिएगा जो कि उसके प्रत्यय को निकालने का या उपसर्ग को छांटने का कार्य करता है, वही चीज ये ढूंढी जाती है। जैसे वत्सल्य में पूछ रहा है कि प्रत्यय कौन सा होगा, तो अब यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने होगा, कोई कहेगा कि सल प्रत्यय होगा, कोई कहेगा कि ल प्रत्यय होगा, लेकिन विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा ल प्रत्यय, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न होते हैं, 2-3 प्रश्न आपको आएंगे, लेकिन एक प्रश्न ऐसा होगा जो कि उपसर्ग से, देखिए उपसर्ग से इतने हार्ड क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन बनते वही हैं जो 1-2 ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको विकल्प में घुमाने का कार्य करते हैं। वही चीज यहाँ पर किया गया है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए प्रश्न नंबर 6, ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, कनिष्ठ सहायक परीक्षक परीक्षा में पुनः गया है। देखिए, सुहावना, लिखाई, छलिया में प्रत्यय तीनों में आपको बताना है कि कौन कौन से प्रत्यय हैं तीनों में। तो देखिए, सुहावना में कौन सा प्रत्यय है, तो सुह प्लस आवना, तो ये आवना हो जाएगा। लिखाई मतलब आई हो जाएगा, बड़ी है, ध्यान रखिएगा, विकल्प हमारा यही मिल रहा है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6वां का। चलिए प्रश्न नंबर 7 है कि दुरात्मा में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो सबको पता है इसमें दूर प्रत्यय होता है, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8वां, देखिए कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, और यही क्वेश्चन, यही टॉपिक वही है, क्वेश्चन भी वही है, उतने क्वेश्चन आपको करा देता हूं कि उससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। अगर उस टॉपिक से बनेंगे तो सिर्फ यही रहेगा कि उस प्रश्न को घुमा कर पूछ सकता है या किसी दूसरे शब्द के साथ उस प्रत्यय को या उपसर्ग को जोड़कर पूछ सकता है। यही बस जो है यहाँ पर अंतर, डिफरेंट या तरीका बदलने का सेक्शन जो होता है यही अपनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, तो सबको पता है प्रति, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि अधिकार में उपसर्ग आपको बताना है, अधि उपसर्ग कुछ करने की जरूरत नहीं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है अब आपको बताना है। तो चलिए, धार्मिक में अगर हम प्रत्यय की बात करें तो वो हो जाएगा इक प्रत्यय, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर यहीं पर ये बड़ी और ये शब्द दे दे तब आप फंस जाते विकल्प में, लेकिन दिया नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11, प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है, प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 का। तो किस भाषा में, तो ये संस्कृत में आता है, ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12, इनमें से ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए, कौन सा नहीं है, इसमें भी बड़ी का लगा है, इसमें भी बड़ी, इसमें बड़ी, तो यही सी वाला विकल्प ही तो सही हो जाएगा, क्योंकि यह लगा है तो ई और ये हो जाएगा प्रत्यय इसमें, तो इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 कि अध्यक्ष में कौन सा प्रत्यय है, तो जब भी बीच में ध दिख जाए, ऐसे ध दिख जाए तो उसको अधि प्रत्यय ही समझिए, अधि उपसर्ग समझिएगा। और कहाँ है विकल्प में, तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा।
गा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 में, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। उपसर्ग यहाँ पर तो जब बिंदु लगा है तो उसका म रूप हो जाता है, इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, सम प्लस ग्राम हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। तो यहाँ से एक मूल शब्द यहाँ से निकालिए तब आपको प्रत्यय मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम इसमें मूल शब्द जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा सावधान, सावधान, फिर उसके बाद हमारा आता है न। कुछ लोग तो इसके साथ जाएंगे कि ये हमारा जो प्रत्यय हो जाएगा ए वाला, लेकिन नहीं, यहाँ हमारा जो प्रत्यय होगा सिर्फ ई हो, बड़ी ई प्रत्यय जो रुकी है, क्योंकि जब हम सावधान शब्द निकाल देते हैं तो बचा ही तो प्रत्यय कहलाता है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, सबको पता होता है कि प्रत्यय बीच लास्ट में जुड़ते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं किसी भी शब्द के। प्रश्न नंबर 16 है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। प्रत्यय इसमें आपको बताना है। वही चीज़ 15 प्रश्न के अकॉर्डिंग ही 16 प्रश्न यहाँ पर दे दिया है, वीडियो के एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है प्रश्न नंबर 16 का, और हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा, देखिए यहाँ पर शब्द छाटिएगा, जिंदग, जिंदग शब्द होता नहीं है क्योंकि ग पर ये लगा ही रहेगा, तो इस तरह से हमारा प्रत्यय जो होगा वो ये ना होकर ये वाला हो जाएगा, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्नों में लोग फंसते हैं और यही प्रश्न एक दो होते हैं जो आपको गलत हो जाते हैं और वही रिजल्ट में जो है परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। तो बी वाला विकल्प हमारा 16 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17, आगम में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। तो सबको पता है आ उपसर्ग है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, रसोइया में प्रत्यय आपको बताना है। रसोइया, तो यहाँ में प्रत्यय कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 18 का। और देखिए यहाँ पर भी वही रसो प्लस इया, तो हमारा जो विकल्प सही होगा बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए रसोइया, रसोइया, तो रसो प्लस इया, तो ध्यान रखिएगा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि दुकाल में कैसा उपसर्ग है वो आपको बताना है। दुकाल, तो दुकाल में उपसर्ग, तो यहाँ पर हमारा जो किस शब्द का उपसर्ग है वो आपको बताना है इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 19 में। तो ये जो उपसर्ग है जो है, देखिए दो उपसर्ग जो हिंदी में आता है तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प हिंदी में आता है ना, तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 है कि ब उपसर्ग किस में है। उपसर्ग पहले जुड़ता है, तो अब आपको बताना है कि किस में उपसर्ग जो ब उपसर्ग सिर्फ लगा है। प्रश्न नंबर 20 विकल्प हमारा जो सही होगा, देखिए यहाँ पर देखिए ब को हटा दीजिए इसको, तो दौलत, यही जो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि हमारा शब्द अच्छा से निकल रहा है, तो सी वाला विकल्प हमारा 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि इनमें से कौन निर उपसर्ग नहीं है। निर उपसर्ग किस में नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 21 में। तो किस में नहीं है, तो वो हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा, क्योंकि निर इसमें भी है, निर इसमें भी है, निर इसमें भी है, सी वाला विकल्प में नहीं है, तो इस तरह से हमारा 21 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 करा कि समीप, छोटा, गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है आपको बताना है। समीप के अर्थ में, छोटा के अर्थ में और गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 22 का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और ये एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन भी है। तो उप मतलब समीप होता है, ध्यान रखिएगा ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उपसर्ग जो होता है इसी का अर्थ समीप होता है, छोटा होता है, गौण होता है, तीनों अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था वो। प्रश्न नंबर 23 की बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। बद उपसर्ग जो है किस भाषा का है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 23 का। तो ये उर्दू फारसी का है, ध्यान रखिएगा डी वाला विकल्प जो है 23 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं वो आपको बताना है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से इसमें आपको बताना है कि
आवट, आट और आस, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं और किसके अंतर्गत आते हैं वो आपको बताना है प्रत्यय में। तो ये भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी जन्म में जैसे कि लिखावट, बनावट, ऐसे शब्द जो होते हैं वो भाववाचक शब्द होते हैं, तो ये भाववाचक में आते हैं। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो इसमें प्रति उपसर्ग है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 25 का ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 ये कह रहा है कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए घुमाकर, यहाँ पर सस्पिशन है कि ये वाला विकल्प सही होगा कि ये वाला विकल्प। तो प्रश्न ये शब्द में देखिए छोटी ही है, तो इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प 26 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि अनुवाद शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो अनु उपसर्ग है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं कि प्रगति में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। प्रगति में तो शब्द क्या निकल रहा है यहाँ पर, गति, और गति के बाद कौन सा वर्ण बच रहा है, तो ये वाला ही वर्ण बच रहा है, प्र ही बच रहा है। तो इस तरह से हमारा ये वाला विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 है कि अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो जिसके बीच में आधा त लगे, आधा ध लगे, तो वो हमेशा जो है, जैसे ये त पूरा हो जाता है ऐसे चीज, तो अ प्लस ती हो जाएगा, और ध रहेगा तो अ प्लस धी हो जाएगा। ऐसे उपसर्ग बचते हैं। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्रिया अथवा धातु के अंत में, देखिए क्रिया अथवा धातु ये सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो है दूसरे लेवल से घुमाकर पूछा गया था कि क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्रिया, क्रिया को ही धातु कहा जाता है। संस्कृत में रूप चलता है तो धातु रूप जो है क्रिया का ही चलता है, तो वही चीज क्रिया कहो या धातु कहो एक ही चीज हो जाता है। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के शब्द में क्या प्राप्त हो रहा है। प्रत्यय के शब्द में क्या इसमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा, लू होगा या लू होगा या आलू होगा या आलू होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प हमारा सही होगा सी वाला, आलू हो जाए। कृपा, कृप प्लस आलू, कृप एक तत्सम शब्द हो जाता है, तो 31 का हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है। तीसरा का विच्छेद करिए, तीसरा शब्द का विच्छेद करेंगे तो हमें प्रत्यय इसमें से क्या मिलेगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 32 का। तो जो प्रत्यय हमें मिलेगा वो मिलेगा जो है रा प्रत्यय, क्योंकि शब्द मिल रहा है 30 और 30 के साथ जुड़ा है रा। तो प्रत्यय और शब्द में मैंने आपको एक ही चीज बताया कि जो प्रत्यय शब्द में होता है वो उसमें से शब्द निकालना होता है जो सार्थक अर्थ प्रदान करता है, और उसके बाद जो बच जाते हैं वो या तो उपसर्ग होंगे, उपसर्ग तभी होंगे जब पहले जुड़े होंगे, प्रत्यय होंगे तो पीछे जुड़े होंगे, वही चीज बस होता है उपसर्ग और प्रत्यय में। 33 प्रश्न है कि संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो बिंदी है तो इस पर का मतलब म ही प्राप्त होगा, और म में हलंत लगा होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसके साथ मत जाइएगा। सी वाला विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा 33 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। इसमें प्रत्यय क्या है आपको बताना है, तो इसमें से शब्द ढूंढिए कि इसमें से कौन सा सार्थक शब्द निकल रहा है प्रश्न नंबर 34 का। तो शीत ही तो सार्थक शब्द निकल रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर, अब देखिए 2 ऑप्शन आपके सामने है, विकल्प आपको ध्यान से छांटना है। यहाँ पर हमारा सी प्रत्यय सही हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदी का है ना, तो सी वाला विकल्प हमारा 34 का सही हो जाएगा। हिंदी का है तो इसीलिए, संस्कृत का होता तो हलंत वाला निकालते। हलंत वाला निकालने का मतलब ये भी नहीं कि ये लास्ट में लगा है ना तो आप नहीं निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि चितेरा,
चितेरा शब्द का विच्छेद करने पर प्रत्यय क्या आपको प्राप्त होगा, वो आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसमें ही लोग ऐसे ही प्रश्न में फंसते हैं, यूपीपीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन आपके चुनौतीपूर्ण हैं। कुछ लोग ए के साथ जाएंगे, कुछ लोग बी के साथ जाएंगे, मेरा जहाँ तक ध्यान है। लेकिन विकल्प जो हमारा सही होगा वो ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ए का मात्रा ऊपर दिया है। अगर वहीं 2 दिया रहता तब हम डी के साथ जा सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक सार्थक प्रयोग हुआ है। दोनों होना चाहिए, उपसर्ग भी होना चाहिए, प्रत्यय। तो भारतीय में देखिए भारत है प्लस ई है और ता है, तो यहाँ पर तो 2 प्रत्यय मिल रहे हैं, उपसर्ग तो मिल ही नहीं रहा है। अब देखिए बी वाले विकल्प में चलिए, बी वाला विकल्प जो है अभिमानी, तो अभी क्या है, एक अभी क्या है, ये एक अभी जो है उपसर्ग है, तो एक तो उपसर्ग मिल गया। और मानी लास्ट में बच रहा है, तो मान एक क्या होता है, एक शब्द होता है और उसके साथ जो है बड़ी ई लगी होती है, तो ये प्रत्यय हो जाएगा। मेरे आइडिया से बी वाला विकल्प सही होगा। बाकी यहाँ पर व्याख्या इसकी देख लेते हैं। देखिए ये ही है, उपसर्ग भी है, मूल शब्द भी है और प्रत्यय भी है। आनी प्रत्यय है यहाँ पर, लेकिन आनी प्रत्यय नहीं लगेगा, मान है ना, तो नी प्रत्यय लगना चाहिए, या आनी दे दिया है, गलत देना चाहिए। अभिमान तो अभिमानी, अभिमान, मानी, आनी, मानी। देखिए ये आनी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आनी लिख दिया है, पता नहीं कैसे। चलिए हमारा बी वाला विकल्प कुछ भी हो, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। और कोई भी देखेंगे तो कृपा होगा, कृपा प्लस आलू प्लस ता, तो इसमें भी प्रत्यय सिर्फ मिल रहा है। इसमें हिस्सेदार, हिस्सा पहले शब्द भी मिल जा रहा है, तो उपसर्ग मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हिस्सा पहले ही शब्द मिल जा रहा है, कृपा पहले ही शब्द मिल जा रहा है, तो बाद में जो मिलेंगे वो प्रत्यय ही न होंगे, उपसर्ग भी तो होना चाहिए। इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। ये भाववाचक शब्द है, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। तो यहाँ से शब्द इसमें से निकालिए कि कौन सा शब्द इसमें से निकल रहा है। तो बुढ़ा शब्द निकल रहा है, तो उसके साथ प्रत्यय कौन सा लगेगा। देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सस्पिशन वाला प्रश्न, कुछ बी के साथ जाएंगे, कुछ डी के साथ जाएंगे, लेकिन असल में इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पा, क्योंकि मूल शब्द हमारा बुढ़ा निकल रहा है। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 38, परिक्रमा में उपसर्ग, तो परि उपसर्ग है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, पश्चिम में प्रत्यय, पश्चिम में प्रत्यय आपको बताना है। देखिए शब्द जो हमारा होता है पक्ष, और इम जो हो जाएगा हमारा प्रत्यय। अब छोटी ई और म इसलिए रखा गया क्योंकि ये छोटी है, और यहाँ से शब्द निकालेंगे तो प स च प्लस ई म, तो इस तरह से हमारा जो विकल्प सही होगा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। 40 प्रश्न कह रहा है कि मधुर में कौन सा प्रत्यय है, वो आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, शब्द भी बहुत अच्छा दिया है, मधुर। चलिए इसमें कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। तो पहले इस शब्द में से मूल शब्द निकालिए कि मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द हमारा मध तो बनेगा नहीं, मधु ही बनेगा। तो मधु जब निकाल देंगे तो बचेगा क्या हमारा र। तो इस तरह से 40 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय का पार्ट 1। वीडियो कैसा लगा जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका पार्ट 2 भी देखना मत भूलिएगा, इसके बाद आएगा। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।